अब एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा। और अभी परीक्षाएं होने वाली हैं, तो देखिएगा उससे कम आईआईटी में कम से कम एक सवाल, ज़्यादा से ज़्यादा 2 सवाल, मेडिकल की परीक्षा में भी कम से कम 1 सवाल, ज़्यादा से ज़्यादा 3 सवाल। सही है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक का नाम है हाइब्रिडाइजेशन। टॉपिक का क्या नाम है? हाइब्रिडाइजेशन। और यहाँ से जो सवाल आता है वो डायरेक्ट बनता है, नहीं बनने का सवाल ही नहीं है। बेटा जो आज लाए उसी में लिख लेना, घर में जाके वापस लिख लेना एक बार और, समझे? तो इसी बार ना तुम्हारा 1 आध घंटा टाइम भी कटेगा, अच्छा टाइम कटेगा। दो लिख लो ना, लिख लो अब। हाँ, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कौन सा? हाइब्रिडाइजेशन सीखने के लिए सिर्फ एक काम करना है, कि जो जो बात सिखाया जाएगा उसको गौर से सुनना है और समझने का प्रयास करना है। सही है? और चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, कम से कम आएगा कितना सवाल? 1 से 2 सवाल। हाँ, बेसिकली ये टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग का। ये टॉपिक है किसका? केमिकल बॉन्डिंग का। और अगर ये आपको समझ में आ गया तो पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और पूरे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल होता है। इसका मतलब है कि इसको सीखना तो पड़ेगा ही। इसको सीख के पूरे ऑर्गेनिक और पूरे इनऑर्गेनिक को अच्छा किया जा सकता है। सिर्फ यहीं पे आप नहीं सीखेंगे, इसका काम आएगा बहुत सारे जगहों पे। तो इसलिए आराम से सुनिएगा तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। आसान टॉपिक है, कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं। ये उसी को समझ में नहीं आएगा जिसको जोड़ घटाव भी नहीं आता है। अगर जोड़ घटाव आता है, सिंपल जोड़ घटाव और गुना भाग, तो ये आप सीख जाइएगा। और इतना जरूरी आता होगा आपको, सिंपल वाला भी, कोई लंबा चौड़ा वाला नहीं कि 10⁻⁻23 प्लस 10⁻⁻21 बराबर कितना, ऐसा वाला भी नहीं। एकदम सिंपल हिसाब किताब है, जोड़ घटाव गुना भाग। तो सबसे पहला सवाल ये है कि हाइब्रिडाइजेशन क्यों पढ़ना है? हाइब्रिडाइजेशन क्यों पढ़ना पड़ता है? यानी अगर हम हाइब्रिडाइजेशन नहीं पढ़ें तो क्या दिक्कत होगी? फिर दूसरा सवाल आएगा कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है। फिर तीसरा आएगा कि हाइब्रिडाइजेशन में के क्या फीचर्स हैं। और चौथा आएगा कि हाइब्रिडाइजेशन किसी मॉलिक्यूल का, किसी स्पीशीज का कैसे डिसाइड करते हैं। सही है? जो पहला सवाल है कि हाइब्रिडाइजेशन क्यों पढ़ते हैं, इसका एक ही जवाब हम लोगों को समझ में आता है। और वो जवाब ये समझ में आता है कि सवाल आएगा तो बनाना है, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन पढ़ना है। नहीं समझे बात? हाइब्रिडाइजेशन क्यों पढ़ना है? सवाल आएगा तो बनाने के लिए, है ना? ये पर्पस नहीं है हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाने। हाइब्रिडाइजेशन भी, पहला बात कि हाइब्रिडाइजेशन काल्पनिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? हकीकत में हाइब्रिडाइजेशन होता नहीं है, लेकिन हम लोगों को समझना पड़ेगा। तो नहीं होता है फिर भी समझना पड़ रहा है, इसका मतलब जरूर ये किसी बड़े प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। सही है ना? बिना हाइब्रिडाइजेशन के जरूर बहुत बड़ा बड़ा प्रॉब्लम होता है, आदमी समझ ही नहीं पाता है कि क्या कैसे क्या हो गया। इसीलिए अब सवाल यही उठता है कि वो प्रॉब्लम है क्या जिसका सॉल्यूशन है क्या? हाइब्रिडाइजेशन। तो एकदम आराम से हम किसी भी मॉलिक्यूल के बारे में बारीकी से चर्चा करेंगे कि कोई भी मॉलिक्यूल अगर है तो इसमें बॉन्ड कैसा कैसा है, कहाँ कहाँ बॉन्ड बना है, बॉन्ड का लेंथ कैसा होना चाहिए। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि बॉन्ड तो हम पढ़े नहीं है तो कैसे समझ में आएगा? ये तो हमारी जिम्मेदारी है कि आप बॉन्ड नहीं पढ़े, हमको ये पता है, फिर भी हमको समझाना है। सही है? तो ये सब नहीं सोचना है दिमाग में कि हम बॉन्ड नहीं पढ़े तो कैसे समझ में आएगा। बिल्कुल समझ में आएगा। ये तो पता है ना कि एटम होता है तो उसमें सेल, सब सेल और वाइटल होते हैं, ये भी नहीं पता है?
अरे ये पता है ना कि एटम में सेल होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन दौड़ता रहता है, और उसी सेल में छोटे छोटे स्पेस को सब सेल कहा जाता है, और उसी सब सेल के छोटे छोटे स्पेस को ऑर्बिटल कहा जाता है। इतना तो पता है ना? अगर इतना पता है तो काम हो जाएगा, इतना ही पे काम हो जाएगा, और सीख जाएंगे क्या? हाइब्रिडाइजेशन। सही है। तो हम कोई भी एक मॉलिक्यूल लेते हैं और उसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा। मान लीजिए ये पूरी दुनिया के लोग इसी मॉलिक्यूल से चर्चा करते हैं। किस मॉलिक्यूल से? तो हम भी इसी परंपरा का निर्वाह करेंगे, CH4 के बारे में एनालिसिस करेंगे। पोस्टमार्टम हम शुरू करने वाले हैं CH4 का। जब इसका पोस्टमार्टम आप सीख जाएंगे तो आप आज घर जाके पोस्टमार्टम कीजिएगा अमोनिया का। किसका? NH3 का। उसका भी अगर सीख गए, आप कर लिए, तो फिर कीजिएगा वाटर का, H2O का। सही है। और अगर 2-4 मॉलिक्यूल आप सीख गए तो मतलब आपको समझ में आने लगेगा कि क्या क्या बात है। हम सबको पता है कि CH4 जो है, इसको ऐसा दिखाते हैं कि कार्बन है और चारों तरफ क्या लगा है इसके? हाइड्रोजन। यानी कार्बन कितना बॉन्ड बनाया है? अगर 4 बॉन्ड बनाया तो आपको ये पता होगा एगो इलेक्ट्रॉन कार्बन का होगा और एगो किसका होगा? वैसे ही यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। कोई दिक्कत बच्चों? बोलो बोलो, कोई दिक्कत? तो अब सवाल ये उठता है कि कार्बन अगर बॉन्ड बनाने में इलेक्ट्रॉन दिया है तो ये इलेक्ट्रॉन कौन कौन सेल का या कौन कौन ऑर्बिटल का है? इसीलिए हम पूरा इसका पोस्टमार्टम करने वाले हैं। तो इसके लिए हमको ये पता करना होगा कि कार्बन कौन कौन इलेक्ट्रॉन दे सकता है। इसका एटॉमिक नंबर कितना? तो 1s2 आपको पता है, 2s, और उसके बाद 2p2। देखिए मेरा फेवरेट एलिमेंट है ये। क्यों मेरा फेवरेट है? कोई एकदम ये पार्शियलिटी नहीं करता, सब में कितना इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं? एकदम बराबर बराबर। आपको ये पता है बच्चों कि ये जो दूसरा वाला सेल है यही है हमारा कौन सा सेल? वैलेंस सेल। बॉन्ड बनाने में यही जाता है। बॉन्ड कौन बनाता है? वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाता है, उसके अंदर वाला बॉन्ड नहीं बनाता। यानी बॉन्ड बनाने में तो यही भाग लेना है, इसको बॉन्ड बनाने में भाग, बोलो ना, इसको ये बॉन्ड बनाएगा क्या? बॉन्ड यही बनाएगा। अब इसका हम देखना चाहते हैं कि S2 अगर है मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन ऐसे होगा, हाँ के ना बोलो। और अगर 2p2 है, इसका मतलब p में कितना ऑर्बिटल होता है? तो 2 को इलेक्ट्रॉन है, यानी ऐसा ऐसा। सही है। तो बेटा यहां पे बॉन्ड कौन बनाएगा? क्या ये बॉन्ड बनाएगा कि ये या ये? सबसे पहली बात, बॉन्ड वही बनाता है जो अनपेयर्ड हो। बॉन्ड कौन बनाता है? अनपेयर्ड वाला बॉन्ड बनाएगा, पेयर्ड वाला बॉन्ड नहीं बनाएगा। अब आप ये भी पूछेंगे पेयर्ड वाला क्यों नहीं बॉन्ड बनाएगा? नहीं, इसका भी जवाब है। अनपेयर्ड वाला ही क्यों बॉन्ड बनाता है? इसका भी जवाब है। खैर, पहली बात सुनेंगे। वैलेंस सेल का जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जो बॉन्ड नहीं बनाता है, उसी को लोन पेयर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? लोन पेयर। किस इलेक्ट्रॉन को कहते हैं? वैलेंस सेल का वैसा इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड ना बनाए। तो अगर ऐसा होना चाहिए जो जोड़े में होता है, पेयर मतलब, तो हमको ऐसा लगता है कार्बन को बॉन्ड कितना बनाना चाहिए? 2, और इसको बॉन्ड नहीं बनाना चाहिए। अरे जो जोड़ा में होता है वो बॉन्ड नहीं बनाता है। बॉन्ड कौन बनाता है? अकेला वाला। सही है। ये एकदम पहला कॉन्सेप्ट है कि जो जो इलेक्ट्रॉन अकेले होता है, जो अनपेयर्ड होता है, वही बॉन्ड बनाता है। पेयर्ड वाला बॉन्ड नहीं बनाता है। पेयर्ड वाला क्यों नहीं बनाता है सुनेंगे आप, उसका भी जवाब है। आपको पता है कि आप लिखते हैं कि इसका स्पिन जो है ये हाफ है, और इसका जो स्पिन है वो कैसा है? माइनस है। बोलो हाँ के ना? तो इसका मतलब तुम इतना तो जरूर जानते हो कि ये क्लॉकवाइज घूम रहा है और ये कैसा? एंटी क्लॉकवाइज। मतलब दोनों एक ही डायरेक्शन में घूम रहा है कि अलग अलग? बोलो बोलो। नहीं, ये क्लॉकवाइज घूम रहा है और ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। ऐसा मैंने पढ़ा है, मैंने ऐसा सुना है, तुमने भी ऐसा पढ़ा होगा कि अगर कोई चार्ज रुका हुआ है, अगर कोई चार्ज अपनी जगह पे रुका हुआ है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है। कौन सा फील्ड? लेकिन वही चार्ज अगर मोशन में आ जाए, वही चार्ज अगर चलना शुरू कर दे, तो इलेक्ट्रिक के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी बनाता है। कितने बजे आ जाऊंगा श्रीमान? ठीक, बैच कौन सा है? ओके ओके।
मैं ये बोल रहा था कि जब इलेक्ट्रॉन रुका हुआ है तो उस पर कौन सा फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन वही इलेक्ट्रॉन अगर चलने लगे तो कौन सा फील्ड? इलेक्ट्रिक के साथ साथ मैग्नेटिक। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज, तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, हाँ के ना? दोनों क्या एक ही दिशा में घूम रहा है कि अपोजिट? तो दोनों का मैग्नेटिक एक ही जैसा होगा कि अपोजिट? यानी एक नॉर्थ पोल तो दूसरा साउथ पोल, और नॉर्थ और साउथ के बीच क्या होता है? इसीलिए जो क्लॉकवाइज, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है दोनों एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन में है, हाँ के ना? तो जब ऑलरेडी अट्रैक्शन में है तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, इसीलिए इसके बॉन्ड बनाने का चांस नहीं, इसीलिए इसके बॉन्ड बनाने का चांस नहीं। इसीलिए जो पेयर्ड वाला होता है वो बॉन्ड नहीं बनाता है। बनाता है कौन? अनपेयर्ड वाला। क्या सोच के कि मेरा अगर स्पिन क्लॉकवाइज है तो दूसरा कोई एंटी क्लॉकवाइज आएगा और हमारे बीच क्या जनरेट होगा? अट्रैक्शन, और बॉन्ड बनेगा। सही है? इसीलिए जो भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है बॉन्ड वही बनाता है, पेयर्ड वाला बॉन्ड नहीं बनाता है। सही है बच्चा लोग? अगली बात, और कार्बन बॉन्ड कितना बना रहा है बताओ? कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। जैसे सूरज पूरब में निकलता है, ये एकदम बिल्कुल प्राकृतिक सत्य है, उतना ही सत्य है कि कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है। तो सवाल उठता है 4 बॉन्ड बनाएगा कैसे? इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं और बॉन्ड बनाना है कार्बन को कितना? तो 4 तो तभी बना सकता है जब इसके बीच हो जाए तलाक तलाक तलाक। बोलो हाँ के ना? अभी अनपेयर्ड कै गो है तो बॉन्ड बनाएगा कै गो? तो 4 को तभी ना बनाएगा जब इसको भी क्या किया जाए? अनपेयर्ड, यानी ये जो जोड़ा में है इसको क्या किया जाए? तलाक तलाक तलाक। लेकिन ये है अट्रैक्शन में, इसके बीच अट्रैक्शन है, हाँ के ना? तो इस अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए एनर्जी देना पड़ेगा। तो बेटा ये जो स्टेट है इसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। कौन सा स्टेट? और अगर तुम इसको एनर्जी दे दोगे तो कौन सा स्टेट हो जाएगा? एक्साइटेड स्टेट, यानी कैसा स्टेट? ज्यादा एनर्जी वाला। ग्राउंड स्टेट यानी जैसे तुम लोग अभी आराम से बैठे हुए तो कौन स्टेट में हो? लेकिन अचानक इस गली में 2-4 को बॉम्ब फूट जाए, तुम ऐसे ही बैठे रहोगे क्या? गीता का ज्ञान देते रहोगे क्या? हमारा क्या है ना? नैनम छिदंती शस्त्राणी नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयंतापो नैनम रोसती मारुत। ऐसा उपदेश दोगे क्या? आत्मा को ना कोई जला सकता है, न काट सकता है, न सुखा सकता है, ऐसा उपदेश दोगे क्या? हाँ, लास्ट का जो लाइन है नैनम सोसती मारुत, यानी हवा से ये सूखती भी नहीं है। कौन? आत्मा। ये तो जैसे जीव वस्त्र धारण करता है वैसे ही आत्मा दूसरा शरीर धारण करती है। ऐसा रहेंगे क्या? अभी हम लोग कौन स्टेट में हैं? ग्राउंड स्टेट। जैसे ही बम चलने लगेगा, गोली वोली चलने लगेगा, हो हल्ला होने लगा, तो हम लोग ऐसे ही रहेंगे क्या? और नीचे से मान लो मिश्रा जी दौड़ते हुए कह रहे सर कोचिंग में 2-4-5 गो लफंगा घुस गया है। तो तुम लोगों के खून, शरीर में खून है कि पानी? तुम लोगों के शरीर में पानी है तो बधाई हो। हाँ, अगर पानी है तब इसका मतलब है कि तुम्हारी जवानी वैसे ही बेकार है। हाँ, तो हम सब का जो खून है वो क्या होगा? हाँ, कुछ तो गर्म होगा। उसके बाद हम लोग सब, अगर उधर से 4 को घुसा है तो हम लोग इधर से 44 को पहुंचेंगे। नहीं, वो लोग अगर ABCD बोलते आते तो हम लोग जेड की तरफ से शुरू करेंगे। सही है ना? सुपरलेटिव डिग्री से शुरू करेंगे। रे तेरी। हाँ, तो अब हम लोग कौन स्टेट में हैं? मतलब हमारी एनर्जी क्या है? बढ़ी हुई। आपको रोकेगा भी तो रुकने का बात नहीं है। बड़ा आज जो ना देख लेते हैं, फाड़ डालूंगा, चीट डालूंगा, फोड़ डालूंगा, रुकूंगा नहीं। आज कौन सा स्टेट में है आप? अभी किस स्टेट में है? यानी ग्राउंड स्टेट का एनर्जी, एक्साइटेड का एनर्जी। तो जब एक्साइट करेंगे आप इसको तो 1s वाला तो जैसा था वैसी रहेगा। ये तो बस के मजा लेगा, हमारा क्या मतलब है? बैलेंस में हो ना तो जाओ जाओ जाओ, देखो देखो। हाँ, ये तो बस एक बात जानता है कि कोई बुलाता है मगर जाने का नहीं। सही है ना? क्योंकि इसको बॉन्ड बनाने से मतलब, बॉन्ड बनाने से मतलब किसको है? वैलेंस सेल वाले को। किसको मतलब है? बुलाता। वैलेंस सेल वाले का नारा है बुलाता है लेकिन जाने का। लेकिन उसके अंदर वाले क्या बोलते हैं? कोई बुलाता है मगर जाने का। क्योंकि पता है कि हमारा तो भैया काम हो चुका है, हमको क्या मतलब है, हम तो ऑलरेडी पेयर्ड हैं। जो बाहर में वो अपना जाने। तो अब एक्साइटेड स्टेट में 1s पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1s वाला कैसा रहेगा बच्चा लोग? बोला ना 1s। लेकिन 2s वाला कैसा हो जाएगा? 2s 1। और उसके बाद 2p कैसा हो जाएगा? समझ में आ रही है बात?
अब बताइए एस का भी 1 इलेक्ट्रॉन और पी के कितने इलेक्ट्रॉन, यानी बेटा अगर 4 बॉन्ड बनाता है कौन, अरे बोलना, अगर 4 बॉन्ड बनाता है कौन। तो अब एक बात समझ में आ गया कि अगर कार्बन 4 को बॉन्ड बनाएगा तो कौन कौन ऑर्बिटल देगा बॉन्ड बनाने के लिए, एस और कौन, पी एक्स और कौन, और कौन। जब आप और अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छा बुक पढ़ेंगे, तो आपको बता दिया जाएगा बीच वाले का नाम पी वाई नहीं होता है, बीच वाले का नाम पी जेड होता है। जब अच्छा बुक पढ़िएगा तो लिख दिया जाएगा कि बीच वाला कौन होता है, किनारे में कहीं एक्स वाई लिख दीजिए, किनारे में जेड नहीं लिखाता है। लेकिन हम लोग जिस लेवल पे पढ़ाई करते हैं वहां पे यही बात सही है, सही है। तो खैर अब एक बात बता सकते हैं आप कि ये जो चारों बॉन्ड बना है, ये जो चारों बॉन्ड बना है, इसमें कार्बन कौन कौन सा ऑर्बिटल दिया, एस और कौन, और कौन, और कौन, सही है। ये किसका ऑर्बिटल हम लिख रहे हैं, बोलो ना, हम ये और एटॉमिक ऑर्बिटल से लिखे हैं किसका, कार्बन का, सही है। अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं हाइड्रोजन का, किसका लिख रहे हैं, अरे इस सब के साथ बनाया है ना बॉन्ड, कौन बनाया है, बोलना। तो हाइड्रोजन में कै गो इलेक्ट्रॉन होता है, एक के गो, तो कहाँ रहेगा, यानी इसमें बॉन्ड बनाने में कौन आएगा, यहां भी एस, यहां भी एस, यहां भी एस, यहां भी एस। तो जो मीथेन का चारों बॉन्ड है वो किसके किसके बीच, किस किस ऑर्बिटल के बीच है, एस एस, पी एस, पी एस, पी एस। अच्छा पी एक्स, पी वाई, पी जेड में कोई फर्क होता है क्या, लेंथ में कोई फर्क होता है क्या, एनर्जी में कोई फर्क होता है क्या, बोलिए ना। पी एक्स, पी वाई, पी जेड रूप, रंग, शेप, साइज सब में बराबर, सही क्या गलत बात, बस खाली फर्क क्या है, एगो इधर मुंह कैले, एगो इधर मुंह कैले, एगो इधर मुंह कैले। पी एक्स, पी वाई, पी जेड में यही ना फर्क है जी, पढ़े हैं ना कि पी एक्स इधर, पी वाई इधर, और पी जेड, पी एक्स, पी वाई, और ये वाला सही है ना। तो पी एक्स, पी वाई, पी जेड एक के जैसा होता है। जैसे आप फिजिक्स में पढ़ते हैं 2i, 2j, 2k, तीनों एक के बात है कि अलग अलग बात, मैग्नीट्यूड के हिसाब से सिर्फ क्या फर्क है, एगो एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। तो बेटा वैसे ही अगर हम एक्स वाई जेड बोले तो तीनों ऑर्बिटल एक के जैसा होता है कि अलग अलग। तो अगर ये बॉन्ड बनाएगा तो जितना लंबा ये बॉन्ड बनाएगा उतना ही लंबा ये, उतना ही लंबा ये, हाँ के ना। यानी मीथेन का 3 बॉन्ड कैसा होना चाहिए, एक जैसा, लेंथ में, स्ट्रेंथ में, बोलो कोई दिक्कत। मीथेन का 3 बॉन्ड कैसा होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए, किस चीज में, लेंथ में और स्ट्रेंथ में। अरे अगर लेंथ बराबर तो स्ट्रेंथ भी क्या बराबर। लेकिन बेटा एक बात बताओ, ये जो पहला बॉन्ड है ये किसके बीच बना है, क्या एस की लंबाई और पी की लंबाई बराबर होती है क्या, एस का साइज और पी का साइज बराबर होता है क्या, किसका साइज ज्यादा बड़ा होता है, एस का कि पी का। अरे ये तो अभी मैंने कहा था कि तुमको ये तो पता ही होगा ना, सेल, सब सेल, ये तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में है मेरे भाई, ये तो मैं केमिकल बॉन्डिंग की बात नहीं कर रहा। एस और पी में कौन बड़ा होता है, पढ़े होगा ना, न्यूक्लियस के करीब कौन, एस, न्यूक्लियस के करीब अगर एस है तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन, तो उसका साइज, इलेक्ट्रॉन के भटकने का चांस कम, पी दूर होता है तो उस पर भटकने का चांस, डी और दूर होता है उसके भटकने का चांस, एफ और, तो उसका साइज, यानी सबसे छोटा साइज किसका, उससे बड़ा, उससे बड़ा। जहां पप्पा रहते हैं उसी शहर में तुम रहते हो, तुम्हारे बौखने का चांस, पप्पा कहीं और तुम पटना में, तो बौखने का चांस, पप्पा यहीं रह गए बिहार में, तुम चल गए दिल्ली, बौखने का चांस और ज्यादा कम होगा, वहां कोई देखने वाला है। जिस शहर में पापा रहते हैं वहीं तुम रहते हो, तो डर है कि पापा कोई बोल देगा कि आपका बेटवा देखे थे आज, केकरा साथ तो जा रहा था उनने। तो जब पहुंचेंगे तो बाबूजी थोड़ा पहले इंतजार करेंगे, सोटा रख के, गया वाह कहाँ गया था रे, हाँ नहीं, लील डाउन, लील डाउन, हाँ झुका के उसका दिए एकदम पिछवाड़े पे लाल लाल रे। हाँ कैसे पता चला पप्पा तो पता है कि पप्पा के कोई मित्र देख लिए। लेकिन पटना में आप घूम रहे तो कोई देखने वाला है क्या, थोड़ा सा चांस है कि कहीं गलती से कोई आया हो पटना, देख लिया, तब फिर पापा को पता चलेगा, तो फिर फोन पे इनकमिंग शुरू होगा। दिल्ली चल गए तो, और दूर चले गए, लंदन चले गए तो कोई चिंता नहीं कि पापा आ रहे हैं कि नहीं। गांधी जी लंदन गए थे तो दारू पीते थे,
गांधी जी ने लिखा है ऐसा अपने किताब में, उन्होंने खुद लिखा, मैं थोड़े बोलने वाला हूँ। मेरी क्या बिसात कि मैं गांधी जी के बारे में बोल सकूं। गांधी जी ने लिखा है कि मैं जब लंदन जाता था तो एकदम बाल कंघी टाइट टोपी लगा के सेंट परफ्यूम मार के जाता था पार्टियों में, हाँ, कन्याओं के साथ नृत्य करता था, मांस भक्षण करता था। नहीं, वो जो नहीं इसी से वाला होता है डांस, वो गांधी जी लिखे हैं, हम करते हैं, किए हैं। हाँ, ये मैं नहीं कहता, गांधी जी ने खुद लिखा है अपने किताब में। सही है। तो कारण वही है, वो चल गए थे कहाँ, लंदन में। तो उनके बाबूजी कहाँ से लंदन का समाचार लाते। तो जो मन में हुआ वो दारू भी पिए, मांस भी खाए। लेकिन जब उनको लतियाया गया एक बार साउथ अफ्रीका में, जब लतियाया तब उस दिन सोचे कि नहीं, अब इस लात का बदला हम लेकर रहेंगे। और उसके बाद जो करना था फिर किए, फिर संभल गए, फिर दुनिया को समझाया मारना नहीं, कोई एक लपर मारे तो दूसरा गाल भी आगे कर दो। उसके बाद तो गांधी जी एकदम बहुत ही शरीफ हो गए। जवानी में जितना करना था कर लिए, अब बुढ़ापे में फिर ज्ञान देने लगे। तुम लोग भी वही करोगे, है ना। चलिए, तो ये बात तय हो गया, क्या इस बॉन्ड की लंबाई और इस बॉन्ड की लंबाई बराबर होगी क्या। मीथेन के जो चारों बॉन्ड हैं उसमें 3 की लंबाई तो बराबर होगी, हाँ के ना। लेकिन ये चौथा बॉन्ड का लंबाई बाकी तीनों से क्या होना चाहिए, कम। यानी चौथा बॉन्ड का लंबाई इन तीनों से कैसा होना चाहिए। अरे चौथा बॉन्ड का लंबाई इन तीनों बॉन्ड से, चौथा बॉन्ड का मजबूती इन तीनों से, लंबाइयों का मजबूतियों कम। आए रे बकलोलबा साहब, बॉन्ड लेंथ कम यानी न्यूक्लियस का अट्रैक्शन, बॉन्ड लेंथ ज्यादा अट्रैक्शन। तो जल्दी टूटेगा कौन, बड़का कि छोटका। तो अगर ये बॉन्ड छोटका है तो जल्दी टूटेगा, यानी इसका मजबूती, लंबाई। यानी अब आपका सेंस ये कहता है कि क्या मीथेन के चारों बॉन्ड की लेंथ बराबर होगी, क्या मीथेन के चारों बॉन्ड की स्ट्रेंथ बराबर होगी। हकीकत में मीथेन के चारों बॉन्ड की लंबाई एक जैसी होती है। हकीकत यह है कि मीथेन के चारों बॉन्ड की लंबाई एक जैसी होती है, चारों बॉन्ड की मजबूती। तो अब आप फंस गए कि नहीं फंस गए, क्या फंसे आप। नहीं, जैसे जो आप फंसे हैं यही सब लोग फंसेंगे अगर वो कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे। किसका, तो यानी हाइब्रिडाइजेशन किस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, समझ में आया। क्या समझ में आया। जब तक हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट नहीं था, जब तक हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट नहीं था तब तक लोग ये समझ ही नहीं पाते थे कि किसी भी मॉलिक्यूल का बॉन्ड लेंथ, जैसे मीथेन का चारों बॉन्ड का लंबाई बराबर तो हो नहीं सकता। हकीकत में है बराबर, तो ये एक्सप्लेन ही नहीं हो सकता था किसी तरीके से। आइए जरा एंगल के बारे में सोचें। किसके बारे में, इस बॉन्ड में टोटल कितना एंगल, चारों बॉन्ड में क्या एंगल। अरे कै गो बॉन्ड एंगल है, 4 गो बॉन्ड है ना, तो इसमें टोटल बॉन्ड एंगल कितने, 4। हकीकत में होता है 6। हकीकत में क्या होता है, यानी फिर दिमाग फंसा। तीसरा बात, ये जो बॉन्ड बना है किसके बीच, तो तीनों का एंगल कितना डिग्री का होता है, कितने डिग्री का। तो 3 को बॉन्ड एंगल कैसा होना चाहिए, होता है 109 डिग्री 28 मिनट 29 सेकंड का। यानी फिर फंस गए। समझ रहे हैं बात। यानी हम लोग बार बार क्या हो जा रहा है, जो सच है उसी को समझने के लिए सारा विज्ञान लगाए, लेकिन सच तक हम पहुंच नहीं पा रहे हैं। हमारा जो निष्कर्ष है वो कुछ और आता है, सच्चाई कुछ। जैसे यहाँ बॉन्ड एंगल, हमारा कॉन्सेप्ट क्या कर रहा है, कितना डिग्री का होना चाहिए, है कितना, 109 डिग्री 28 मिनट। सही है ना, 29 सेकंड को मारो गोली। 109 डिग्री, हम कह रहे हैं 90, हो गया कितना, 109 डिग्री, यानी 19 डिग्री आगे है। 1-2 डिग्री अगर आगे पीछे होता तो समझ जाते हैं कि कुछ हुआ होगा। सही है ना। यानी क्या इस मॉलिक्यूल के बारे में बॉन्ड लेंथ का सही आकलन लगा पाए, बॉन्ड स्ट्रेंथ का लगा पाए, बॉन्ड एंगल का लगा पाए। कोई बॉन्ड से जुड़ा हुआ यही 3 बात, बॉन्ड से जुड़ा हुआ यही 3 महत्वपूर्ण बात है। कौन कौन, लेंथ, स्ट्रेंथ, एंगल। और हम तीनों चीज में क्या हो गए, गड़बड़ा गए। जो सच्चाई है वहां तक पहुंच, इसी सच तक पहुंचने का रास्ता है कौन सा, यानी हाइब्रिडाइजेशन क्यों पढ़ना जरूरी है। पहला सवाल जो मैंने कहा था, हाइब्रिडाइजेशन क्यों पढ़ना जरूरी है, क्यों पढ़ना जरूरी है।
ताकि समझ पाए कि किसी मॉलिक्यूल का बॉन्ड लेंथ कैसा होगा। अगर ऐसा हुआ है तो कैसे हुआ होगा। जैसे यहां मीथेन में चारों बॉन्ड बराबर कैसे हो गया, नहीं, चारों का एंगल 109 डिग्री कैसे हो गया। यानी बॉन्ड से जुड़ा हुआ किसी मॉलिक्यूल है तो उसमें बॉन्ड होगा, और बॉन्ड से जुड़ी हुई जो जानकारियां हैं उस जानकारियों में आपके उम्मीद से जो अलग बात है, उस बात को समझने के लिए आपको किसी अतिरिक्त ज्ञान की जरूरत होगी। वही अतिरिक्त ज्ञान है क्या, हाइब्रिडाइजेशन। सही है। ऐसे ही सोचिएगा आप वाटर के बारे में। किसके बारे में, आपको पता है वाटर कै बॉन्ड बना रहा है, कै बॉन्ड। तो ऑक्सीजन के पास कौन कौन इलेक्ट्रॉन होता है बताओ, 1s2, उसके आगे 2p4, 2p6 होगा। ऑक्सीजन का कितना इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 4, p4 यानी p में कई इलेक्ट्रॉन बताओ, 3 या 4, कै गो अनपेयर्ड। ऑक्सीजन कै बॉन्ड बनाता है, समझे नहीं समझे, और कै गो अनपेयर्ड। अरे वैलेंस सेल यही ना है, ये भी पेयर्ड ये भी पेयर्ड, कै गो पेयर्ड। तो देखो ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है तो 2 को क्या बचता है, लोन पेयर। समझे नहीं समझे। ये दोनों बॉन्ड किससे बना है, px py, और बताओ yz के बीच कितना डिग्री का एंगल। तो ये एंगल कितना का होना चाहिए, होता है 104 डिग्री। होता कितना है, 104 डिग्री 29 मिनट। कहीं कहीं देखोगे लिखा रहेगा 104 डिग्री 30 मिनट, कहीं कहीं 104 डिग्री 31 मिनट, यानी रहता है वो डेटा आसपास ही। होना कितना चाहिए था, यानी फिर गड़बड़ी है ना। तो इसी गड़बड़ी को समझने के लिए जब भी किसी मॉलिक्यूल में हमारा रिजल्ट हकीकत से ना मैच करे तो उसी गड़बड़ी को समझने के लिए पढ़ना पड़ता है क्या। तो क्या आपको इस सवाल का जवाब मिल गया कि हाइब्रिडाइजेशन क्यों पढ़ना है, क्यों पढ़ना है हाइब्रिडाइजेशन, ताकि हम एक्सप्लेन कर पाए किस चीज को, जो एबनॉर्मलिटी दिखती है, जो विचित्रता दिखती है किसमें, बॉन्ड लेंथ में, बॉन्ड स्ट्रेंथ में, बॉन्ड एंगल में। अगर उसको एक्सप्लेन करना हो तो आपको मानना पड़ेगा किसका कॉन्सेप्ट, हाइब्रिडाइजेशन का। सही है। इसीलिए हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया और अलग अलग साइंटिस्टों ने इसके बारे में अलग अलग रूपरेखा तैयार की। तब जो काबिल लोग थे वो बोलना शुरू किए। सबसे पहला बात बोले कि देखो भाई, हम जो बोलेंगे वो पूरी तरह से काल्पनिक है, मनगढ़ंत है। हकीकत में इसे किसी नाम, किसी स्थान, किसी तारीख से कोई संबंध नहीं है। अगर ये किसी से मैच कर जाता है तो महज ये संयोग मात्र है। तो बड़ा सीधा सा सवाल है कि हम क्यों माने जब पूरा बात तुम्हारा मनगढ़ंत है। बोला नहीं मानेगा तो एक्सप्लेन करते रहो। सही है ना। तो बावजूद इसके कि ये काल्पनिक प्रक्रिया है फिर भी इसको मानना, और मान के ही आप एक्सप्लेन कर देंगे अलग अलग चीज़ों को। तो अब समझाना शुरू किया कि देखो कैसे। बोला अच्छा तो समझाओ तो कि चारों बॉन्ड बराबर कैसे हो गया। बोला एकदम सिंपल है। कै गो बॉन्ड बना रहा है, कौन कौन बॉन्ड बना रहा है। बोला देखो जो बॉन्ड बनाता है ना एटॉमिक ऑर्बिटल, तुम जो बोल रहे हो ना कि एटॉमिक ऑर्बिटल बॉन्ड बनाता है, हकीकत है कि एटॉमिक ऑर्बिटल बॉन्ड नहीं बनाता है। पहला बात बोला, फिर झटका दिया। बोला तो बॉन्ड कौन बनाएगा। बोला सब्र करो। बोला देखो बॉन्ड बनाने से पहले ऑर्बिटल सब मिक्स कर जाता है। क्या कर जाता है, और जैसे ही मिक्स कराए आप, क्या कराए, जैसे ही मिक्स कराए तो मिक्स के बाद क्या बनेगा, बोले बोले क्या बनेगा। सही है। याद होगा हाइब्रिड मैंने समझाया था एक बार, एक बार मैं फिर से समझा रहा हूं। आलू का चोखा रखा हुआ है, कौची का चोखा, बैंगन का चोखा रखा हुआ है, अलग अलग कटोरे में रखा हुआ है। ओल का चोखा रखा हुआ है, केला का चोखा रखा हुआ है। सही है। एक बड़े बर्तन में डाल के चारों को मिक्स कर दिए, चम्मच से अच्छा से फेंट दिए, नहीं हुआ मिक्सी में डाल के करवा दिए, वापस 4 बर्तन भर दिए। पहले वाला चोखा कैसा था, मिक्स जैसे कि आप कैसा हो गया। अब आपको एक बर्तन में देंगे, वो कटोरी में, बताइए तो कौची का चोखा है, क्या बोलिएगा आप, कैसा चोखा है, कैसा चोखा। यानी अब आपको उसमें आलू का भी स्वाद आएगा, ओल का भी आएगा, बैंगन का भी आएगा, जो जो मिलाए हैं सबका आएगा। हाँ के ना, बोलो।
ऐसे ही बताए थे कि अलग अलग गाय का दूध रखा है। किसका दूध रखा है? हम गाय का ही लिए थे, 4 गो गाय का अलग अलग वैरायटी लिए थे, याद आया? एगो गिर, एगो थारा पारकर, एगो रेड सिंधी, एगो साहिवाल। चारों का दूध एक जैसा होगा कि अलग अलग? अरे अपने ही घर में 2 गाय का दूध एक जैसा नहीं होता है, और तो 4 अलग अलग ब्रीडे है। तो 4 अलग अलग का अलग अलग बर्तन में रखा है, एक बड़े ड्रम में डाल के उसको मिक्स कर दिए, अब वापस 4 बर्तन भर दिया। अब चारों दूध कैसा? सुधा का दूध यहाँ बगल में, यहाँ जाके लें, योगीपुर चौक पे जाके, राजेंद्र नगर स्टेशन पे लें, डाक बंगला पे लें, कुम्भरार में लें, बोरिंग रोड में लें, चारों दूध एक जैसा होगा कि अलग अलग? एक जैसा होगा कि अलग अलग? इसका मतलब चारों दूध कैसा है? काहे हाइब्रिड हुआ? उसमें सब पूरे बिहार का दूध ले लेके क्या कर दिया गया है? मिक्स कर दिया गया। हाँ के ना? तो हाइब्रिड जैसे ही हुआ, जैसे ही सबको मिक्स कराए, मिक्स कै गो कराए? तो 4 को मिक्स कराएंगे तो बनेगा भी कै गो? अरे वाह बहुआ, 1 लीटर गाय का, 1 लीटर भैंस का, 1 लीटर उल्लू का दूध, 1 लीटर बकरी का, कै लीटर मिक्स किए बहुआ? मिक्सिंग के पहले कै लीटर था बहुआ? तो मिक्सिंग के बाद भी कै लीटर रहेगा बहुआ? आए रे कहुआ, जितना मिक्सिंग के पहले रहेगा उतना ही मिक्सिंग के बाद। हाँ के ना? तो मिक्सिंग के पहले कै ऑर्बिटल मिक्स किया बच्चा? तो मिक्सिंग के बाद कै गो बनेगा? चारों एक जैसा बनेगा कि अलग अलग? मिक्सिंग के पहले चारों एक जैसा था कि अलग अलग? अब अगर मिक्सिंग के बाद चारों एक जैसा बनेगा तो उस बॉन्ड का लंबाई, बोलो बोलो, चारों का लंबाई, चारों का चारों का मजबूती। तो हमको लगता है कि अब आपको पहले 2 सवाल का जवाब मिल गया कि मीथेन के चारों बॉन्ड की लेंथ बराबर क्यों है और चारों बॉन्ड की स्ट्रेंथ बराबर क्यों है। क्या इस सवाल का जवाब मिल गया? हाँ के ना? हाइब्रिडाइजेशन क्यों पढ़ते हैं, ये सवाल जवाब मिल गया। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? जवाब मिला। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स टू फॉर्म, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्बिटल की मिक्सिंग करा के कैसा ऑर्बिटल बनाने का? एक जैसा। अलग अलग मिक्स किए थे, बना कैसा दिए? नहीं, एक ऐसा ही बताए थे कि मकई का आटा रखा है। किसका आटा? गेहूं का आटा रखा है, चावल का आटा रखा है, जौ का आटा रखा है। चारों आटा मिक्स करके रोटी बनाएंगे तो उसे कैसा स्वाद आएगा? और चारों आटा मिक्स करके उस आटे को गूंथ लिया गया, चारों आटा मिक्स करके आटा को गूंथ लिया गया। हाँ, अबे सुन, चारों आटा मिक्स किए, आटा गूंथ लिए, रोटी बनाए, सब रोटी का स्वाद? हाँ के ना? लेकिन पहले मकई के आटे का रोटी अगर बनाते तो उसका स्वाद मकई जैसा होता, गेहूं का बनाते तो, चावल के आटे से बनाते तो, जौ का बनाते तो। अब मिक्सिंग के बाद सब आटा का रोटी कैसा? कोई दिक्कत? तो मिक्सिंग ऐसा प्रोसेस है जिसमें अलग अलग चीज मिक्स कर ले, मिक्स करने के बाद सब, जितना ऑर्बिटल मिक्स करता है उतना ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है। बोलो। अरे अगर एक एस और 2 पी मिलाएंगे तो कै गो बनेगा? एक एस और 2 गो पी मिलाएंगे तो कै गो ऑर्बिटल बनेगा? एक गो एस है, 1 गो पी मिलाएंगे कै गो बनेगा? एक एस तीनों पी मिला दिए कै गो बनेगा? एस और तीनों पी और 1 गो डी मिला दिए तो कै गो बनेगा? तो जितना ऑर्बिटल मिक्स करेंगे उतना ही बनेगा। हाँ के ना? मिक्सिंग के बाद जो बनेगा वो सब एक जैसा होगा कि अलग अलग? सही है। तो हाइब्रिडाइजेशन में क्या क्या होता है, समझ में आ रहा है बात? अगला बात, हाइब्रिडाइजेशन के पहले का एनर्जी और हाइब्रिडाइजेशन के बाद का एनर्जी बराबर होता है। एनर्जी भी कैसा होता है? बराबर। एनर्जी के बारे में सुनना, एक छोटा सा एग्जांपल दे देते हैं कि इस क्लास में मान लीजिए सभी के बच्चों सभी के जेब की तलाशी ली जाए, सब ने अपने घर से 2-4 गो रुपया लेके आया होगा, हमरो होगा 10-20 रुपया नहीं, और जिसके जेब में पैसा नहीं होगा तो इसका मतलब समझ गया कि वो यहीं पे रहता है, तो चूंकि पता है उसको मार्केट तो गए नहीं। लेकिन अगर जो बच्चे घर से आए हैं तो उनके सबके जेब में कुछ ना कुछ पैसे होंगे, सबका पैसा लेके मिक्स कर लिया जाए और सबको बराबर बराबर बांट दिया जाए। सुनना तो देखो क्या होगा। पहले सबके जेब में कैसा पैसा था? अलग अलग। अब सबके जेब में कैसा हो जाएगा? मिक्सिंग के पहले मिक्सिंग के बाद टोटल एनर्जी कैसा? टोटल एनर्जी। लेकिन किसी का एनर्जी
किसी का एनर्जी, लेकिन सबका टोटल एनर्जी और पहले भी टोटल एनर्जी बराबर। कोई दिक्कत? तो एनर्जी जो पहले होता है और एनर्जी जो बाद में होती है, एनर्जी कैसी होती है? यानी ना तो एनर्जी रिलीज होती है ना एनर्जी, नाइदर एक्सोथर्मिक नॉर एंडोथर्मिक। यही फीचर्स है किसका? तो हाइब्रिडाइजेशन के बारे में समझ में आ रहा है बात कि हाइब्रिडाइजेशन क्यों, हाइब्रिडाइजेशन में क्या क्या होता है? सही है ना? हाइब्रिडाइजेशन के क्या फीचर्स हैं? अब अगला बात रहा एंगल। अगला बात कौन, अभी भी कौन फंसा हुआ है? ठीक है, लेंथ और स्ट्रेंथ तो आप बराबर कर दिए, एंगल कैसे बराबर कीजिएगा? ये 90 डिग्री से 109 डिग्री कैसे होगा? तो बोला एकदम सिंपल है, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल बना ना, कै गो? 4 गो। चारों में इलेक्ट्रॉन एक गो है, हाँ के ना? और चारों जो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना, 4 जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बना, चारों में इलेक्ट्रॉन कैसा, स्पिन कैसा? बोलो, स्पिन चारों का कैसा? तो अगर चारों का स्पिन सेम है तो चारों नॉर्थ पोल हाँ के ना? अरे अगर दोनों का स्पिन सेम है तो दोनों कैसा बिहेव करेगा? नॉर्थ पोल। कोई दिक्कत है क्या? अभी तो बताए थे कि इलेक्ट्रॉन अगर एक ही दिशा में घूम रहा है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड, इसका मैग्नेटिक फील्ड, इसका भी, इसका भी, तो चारों अगर सेम है तो एक दूसरे को क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो फाइनली ऐसा शेप बना के ऐसा तरह से अरेंज हो जाएगा कि उसके बीच का रिपल्सन कितना हो जाए? 0, हाँ के ना? अगर 2 गो रहेगा तो रिपेल करके कहाँ जाके बनाना चाहेगा? 3 गो रहेगा तो 120, 4 गो रहेगा तो 109 डिग्री, 90 नहीं। थिंक 3 डायमेंशनली बेबी, नॉट इन 2 डायमेंशन, थिंक 3 डायमेंशनली। तो अगर 4 गो है तो कितना, कै डिग्री पे? 109 डिग्री 28 मिनट 29 सेकेंड। सही है? एकदम सिंपल सा ये प्रयोग है, आप कर सकते हैं और इस बात को समझ सकते हैं। बैलून लीजिए, क्या लीजिए? बैलून। उधर फूकना रे, फूकना, अरे फूकना और फूकना। बैलून लिए, बैलून को फूक दिए और उसको थोड़ा थोड़ा ऐसे रब कर दिए, रगड़ दिए। मैंने बचपन में पढ़ा था कि रगड़ने से चार्ज आता है, रगड़ने से। चारों बैलून को रगड़ दिया तो चारों पे चार्ज सेम, हाँ के ना? और चारों का जो मुंह है बांध के सीलिंग में से लटका दिए वो धागा से, चारों पे चार्ज एक दूसरे को क्या करेगा? रिपेल करेगा ना? रिपेल करके कहां पे जाकर रुकेगा? 180 डिग्री, 109 डिग्री 28 मिनट 29 सेकेंड। सही है? अब तुम बोलोगे सर इसके बीच में 6 एंगल कैसे हुआ? नहीं, 4 गो एंगल तो दिख रहा है, बाकी 2 गो आप कहाँ दिखा रहे हैं? तो बाकी इन 2 एग्जाम्पल को देखने, 6 एंगल देखने के लिए आपको गौर से देखना होगा, तब आप सीख जाएंगे। तो अभी हम 6 एंगल दिखा दें कि इसके बारे में कुछ लिख लें? बोलिए बोलिए। चलिए हम 6 एंगल दिखा देते हैं। हमको 4 अलग अलग रंग के कलम दीजिए। क्या नाम तुम्हारा? मेनका, मोनका, मेनका। एक पेन दे बेटा। तो चारों तुम्हारा ही कलम लेंगे? वाह, काला वाला दे, वो दूसरा काला वाला दे। हाँ, तुम वो ग्रीन वाला दो, ग्रीन, रेड वाला दो, रेड वाला। 2 गो कन्याओं से लिए कलम, 2 गो बालकों से लेंगे। ग्रीन वाला देना जो अलग अलग कलर का हो, ताकि दूर वाला भी देख सके। एगो ब्लू का, गौर से सुनना। अगर ऐसा रहेगा तो क्या डिग्री? तो ऐसा रखेंगे तो कितना? अरे वाह, गुड बॉय। हमको लगा कि नहीं तो तुम बोलोगे सर अब क्या पता कितना डिग्री। ऐसा रहेगा तो कितना? अरे ऐसा रहेगा तो कितना? थोड़ा सा बढ़ा देंगे तो बोलो 109। और चौथा इधर की ओर, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं ना? नीचे से बस खाली इसको ऐसे पकड़े रखना है। सही है? हम थोड़ा सा अच्छा तुम यहाँ आ जाओ, हम भी इधर आ जाते हैं। सबको दिख रहा है? दिख रहा है सबको? कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक, सुनना, देखो 6 एंगल सुनना, 6 एंगल। लाल और ब्लू, ग्रीन वाले का 1 एंगल, हाँ के ना? लाल वाले शुरू किए हैं, 1 2 3, इससे सबका काम खत्म। इसका 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 कै गो? ऊपर से इसे रख। सही है? हाँ
कैमरे की ऐसी की तैसी मेरे भाई। हमारा मकसद तुमको सिखाना है कि कैमरा को सिखाना है। यहाँ जैसे ही यहाँ जाएगा अरे कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग में दूसरे दिन मॉडल लाएंगे। आज मॉडल नहीं ला पाए, किसी दिन मॉडल भी तो लाएंगे। कैमरा वाला स्टैंड, अरे जियो सही बोल रहा है, मतलब कैमरे वाले स्टैंड में भी चार्ट दिख गया उसको, वही बोल रहा था वो, मैंने नोटिस नहीं किया। सुनिएगा, इसका इसका किसी से शुरू कीजिए ना, हम इससे नहीं शुरू करते, बुलुक्का से शुरू करते हैं। एक इसका 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 बुलुक्का से काम खत्म। काला वाला दम नहीं है हाथ में, हाय रे निर्मोही देखेगा ब्लू वाले से कर लिए, हाँ घूपिए दो इसमें इससे इससे इसका इसका और एगो कौन छूटा इसका, अरे एगो कोई छूटा, कौन छूटा? ये ट्रायंगल। लेकिन हम लोगों को, हम कैसा देखते हैं, हम सबको बराबर करके ऐसे करके देखते हैं। हम लोगों का आदत है कि हम ऐसे करके देखते हैं। क्या ऐसा है क्या? ऐसा है क्या? प्लस के साइन है क्या? क्रिश्चियन हो क्या? ये ग्रीन वाला उधर से, रेड वाला भी इधर से आया था, ब्लैक वाला तेरा, रेड वाला तेरा। ये दोनों कौन दिया था याद नहीं, लेकिन दोनों यहीं से आया था। अच्छा, दोनों चंदू का है। तो मुझे लगता है कि 6 एंगल भी आप समझ गए। समझ गए क्या? समझ गए? जितना बात सीखे उतना बात को क्या कर लीजिए, जरा कलमबद्ध करते हैं। क्या करते हैं? अब 4 सवाल है। पहला सवाल क्या है? वाई हाइब्रिडाइजेशन शुड बी स्टडीड। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट? बोलो ना जी। पहला सवाल क्या है? वाई हाइब्रिडाइजेशन शुड बी स्टडीड। क्यों हाइब्रिडाइजेशन? बोलवे नहीं करेगा ये लोग, बोलने रे। क्यों हाइब्रिडाइजेशन पढ़ना है। दूसरा बोलो, व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन। दूसरा, व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन। तीसरा, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। और चौथा सवाल सुनिएगा बच्चों, बेटा पहला, दूसरा, तीसरा सवाल जो है ये हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट बिल्ड करता है। हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए आपको पहला, दूसरा और तीसरे सवाल का जवाब ढूंढना है और पढ़ना है और रिवीजन करना है। इसका एप्लीकेशन होगा सब जगह पे। सवाल पूछा जाएगा यहां से। एग्जाम में सवाल कहां से आएगा? यहां से। सही है? लेकिन बिना इसके आपका कॉन्सेप्ट ही नहीं पता चलेगा। तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट पहले बिल्ड करेंगे, फिर चौथे सवाल पे। चौथा सवाल, हाउ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एनी स्पेसीज कैन बी डिसाइडेड। हाउ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एनी स्पेसीज कैन बी, बोलो बोलो, कैन बी डिसाइडेड। कि कोई स्पेसीज दिया हुआ है तो हम कैसे पता करेंगे कि किसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है। सवाल यहां से पूछा जाता है, लेकिन इन सवालों का इस्तेमाल करते हैं। तो पहले ये लिख लीजिए, फिर हम एक एक करके सारे सवाल का जवाब देंगे। हाँ, जवाब पहले सवाल का। हाँ, to know answer of this question, think minutely on following example.
मतलब ये कह रहा है कि अगर इस सवाल का जवाब जानना है तो जो फॉलोइंग एग्जाम्पल्स हैं उसमें क्या करिए, कैसा सोचिए, माइन्यूटली यानी बारीकी से, माइन्यूटली यानी बारीकी से, माइन्यूट मतलब बारीक कण, छोटे छोटे कण, तो बारीकी से मतलब माइन्यूटली। तो मैंने पहला एग्जाम्पल लिया, क्या लिया रे मेरे बाबा, अरे बोलो रे बाबा, क्या लिया, CH4, जिसको तुम क्या बोलते, मीथेन बोलते ना। इसका जो अभी हमने पोस्टमार्टम किया था, सारी बातों को क्या करेंगे रे बाबा, लिखिए। तो तुम सोच क्या रहे रे बाबा, लिखो रे बाबा। CH4 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, और सब लोग सही सही देख के लिखना रे बाबा, नहीं तो अगर मैं तुम्हारा कॉपी देख लिया और गलती मिल गया तो मार के फोड़ दूंगा रे बाबा। CH4 can be represented as, can be represented as, ऐसा इसको दिखाते। Here carbon makes 4 bond, carbon makes 4 bond due to involvement of its 4 unpaired electron of, देखिएगा बच्चों, बेटा देखिए यहाँ पे एक बात लिखा गया है कि कार्बन बना रहा है कितना बॉन्ड, कोई बॉन्ड जो बना रहा है वो किसकी वजह से बना रहा है, बोलो किसकी वजह से, अनपेयर्ड वाले की वजह से ही बॉन्ड बनता रे बाबा, पेयर्ड वाला बॉन्ड नहीं बनाता। कोई दिक्कत, पेयर्ड वाला क्यों बॉन्ड नहीं बनाता मैंने समझाया ना, और अनपेयर्ड वाला क्यों बॉन्ड बनाता मैंने समझाया ना। और जो अनपेयर्ड वाला बॉन्ड नहीं बनाता, सॉरी जो पेयर्ड वाला बॉन्ड नहीं बनाता उसी को लोन पेयर कहते। कोई दिक्कत, और लोन पेयर भी क्या, स्पेशली किस इलेक्ट्रॉन का, वैलेंस सेल का, सॉरी इलेक्ट्रॉन का नहीं बल्कि किस सेल का, वैलेंस सेल के जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बॉन्ड बनाते हैं, पेयर्ड वाले बॉन्ड। और वैलेंस सेल के जो पेयर्ड वाले बॉन्ड नहीं बनाते उन्हीं को हम लोग क्या कहते, लोन पेयर। समझे कि नहीं समझे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ 2px 2py 2pz and 2s atomic orbitals है कि CH4 को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे कार्बन बना रहा है कितना बॉन्ड, वो 4 बॉन्ड किसकी वजह से बना रहा है, ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ इट्स 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ 2px 2p एंड px py pz और s, किस सेल का, 2 का। इसीलिए तो सामने में सबके शुरू में लिखा गया, क्या लिखा गया, टुट्टू, क्या लिखा गया, टुट्टू, समझे, टुट्टू। रेजोनेंस थोड़ा टफ चैप्टर है, ये वाला एकदम आसान है, एकदम लॉलीपॉप, तो ये आपको आसानी से समझ में आएगा और इसका सवाल और कॉन्सेप्ट एकदम खाना खान बनता है, एकदम ब्रेक फ्री, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अगर इसमें भी किसी को दिक्कत है तो समझना यू आर नॉट सुटेबल फॉर साइंस। अगर ये भी पल्ले ना पड़े तुम्हारे तो तुम ये समझ आना कि तुम साइंस के लिए नहीं बने हो। कुछ भी पढ़ लेना, साइंस ना पढ़ना। और रेजोनेंस अगर समझ में आया है तो समझ लेना तुम साइंस के लिए ही बने हो, सही है ना। ये समझ में ना आया मतलब साइंस के लिए ना बने हो, और अब पिछला रेजोनेंस अगर समझ में आ गया मतलब तुम साइंस के लिए ही बने हो, मतलब साइंस में तुम कुछ करोगे। हाँ, इट्स इन्वॉल्वमेंट with 1s एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन, किसके साथ,
ये जो बॉन्ड बना रहा है किसके साथ, बोलो ना विथ 1s एटॉमिक ऑर्बिटल, किसका, AO, मतलब वहां AOS है, मतलब ठीक है। यानी आप ऐसा कह सकते हैं, यानी दैट इज, यानी क्या बोल सकते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ किसका, कार्बन, और एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ किसका, हाइड्रोजन। और यही ना, इसी के पीछे बॉन्ड बना है। बताओ यहाँ कौन सा, S, उसके आगे PX, और यहाँ बताओ हाइड्रोजन के पास एक को है ये, तो यहाँ ये किसके बीच बॉन्ड बना, ये कोई दिक्कत। जैसा कि हम जानते हैं, यानी हमको पता चल गया कि जो मीथेन का जो बॉन्ड बना है उसका टेक्सचर ऐसा है। मीथेन के बॉन्ड का टेक्सचर समझ में आ गया कि कार्बन के इस ऑर्बिटल्स ने हाइड्रोजन के इस ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड बनाया है। इसके आगे हम ये लिखने वाले हैं कि चूंकि PX, PY एंड PZ आर कैसा, बोलो ना, आर कैसा, सिमिलर इन, बोलो सिमिलर इन शेप, साइज एंड एनर्जी, कलर। ऑर्बिटल का हम लोग कलर ढूंढेंगे, हाँ, तो दिमाग जो है ना वो कलरलेस हो जाएगा। ऑर्बिटल का कलर ढूंढेंगे, ऑर्बिटल का क्या देखेंगे, शेप, साइज और कैसा, एनर्जी कैसा होता, बोलो। अरे PX PY से कैसा है, सिमिलर है, सिमिलर माने एक के जैसा, सिमिलर माने एक के जैसा। किस कॉन्टेक्स्ट में, किस संदर्भ में, शेप, साइज, देयरफॉर देयर बॉन्ड्स मतलब किनके बॉन्ड्स, और PX PY PZ के बॉन्ड्स, किसके बॉन्ड्स, देयरफॉर देयर बॉन्ड्स शुड बी, बोलो ना, शुड बी सिमिलर इन, बोलो ना, सिमिलर इन किसमें, लेंथ्स एंड स्ट्रेंथ्स, है ना, सही है। एंड डिफरेंट, एंड दीज बॉन्ड्स should be कैसा, बोलो these bonds should be कैसा, different than, बोलो ना, than किसके, फोर्थ बॉन्ड ऑफ किसका बोलना, कोई दिक्कत है क्या। अरे PX PY के एक जैसा है तो इसके जो बॉन्ड्स होंगे वो भी कैसे होंगे, बताओ, बोलो ना, इसके बॉन्ड कैसे होने चाहिए, किस कॉन्टेक्स्ट में, और ये बॉन्ड एंड दीज बॉन्ड शुड बी देन, अरे ये तीनों होना चाहिए ना एक जैसा, बोलो हाँ के ना, लेकिन इससे अलग होना चाहिए कि नहीं अलग होना चाहिए। जो चौथा बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड, चौथा बॉन्ड किसका है, ये कॉन्सेप्ट हमारा कहता है ना जी, ये तीन को बॉन्ड कैसा होना चाहिए, तीन बॉन्ड कैसा होना चाहिए, एक के जैसा, चौथा से, तीनों एक जैसा होना चाहिए, चौथा से अलग होना चाहिए, सही है। लेकिन बताओ, बट इन रियलिटी, बोलवे नहीं करेगा ये लोग, बट इन रियलिटी क्या, बोलो बट इन रियलिटी क्या, बोल दे, ऑल फोर बॉन्ड्स, ऑल किसके, ऑफ CH4 आर सिमिलर इन, बोलो सिमिलर इन लेंथ एंड स्ट्रेंथ। व्हाट डज इट मीन, दादा, it means that पहला, दूसरा, इसका मतलब है कि, बोलें कि रुक जाए, इसका मतलब है कि पहला, या तो हम गलत सोचे, या दूसरा हमारी जानकारी को
अतिरिक्त जानकारी की जरूरत है। तो कौन बात सही है, पहला कि दूसरा? क्या हम गलत सोच रहे हैं? क्या हमारे सोचने के तरीके में कोई गड़बड़ी है क्या? केमिस्ट्री के प्रचंड विद्वान भी आएंगे, प्रकांड विद्वान भी यही सोचेंगे, हाँ के ना, यहाँ पे हम लोग उनसे कम नहीं हैं। तो दूसरा बात सही है कि हमारी जानकारी को क्या करना पड़ेगा? नहीं, अतिरिक्त जानकारी चाहिए होगा। It means that either our way of thinking, either our way of thinking is wrong, or our knowledge is insufficient. तो दूसरी बात सही है, पहली बात सही नहीं है। या हमारी नॉलेज क्या है बताओ? इनसफिशियंट है, सफिशियंट नहीं है। LHS मिटाऊं? बोलो बोलो, LHS मिटाऊं? If we think on bond angle, आइए हम लोग जरा बॉन्ड एंगल के बारे में विचार करें। हम लोग अभी बॉन्ड लेंथ और स्ट्रेंथ पे सोच गए, क्या किस पे सोचे? तो देखे गड़बड़ी है, हमारा सोच और हकीकत में कुछ गड़बड़ है। आइए एक बार विचार करते हैं किस पे, किसका बॉन्ड एंगल? अबे CH4 का, जो एग्जाम्पल है उसी का ना सोचेंगे। इफ यू थिंक ऑन बॉन्ड एंगल ऑफ, लो मेरे करामाती बच्चों, ऑफ किसका? CH4। तो यहां लिखते हैं, यहां कर दे देते हैं फुल स्टॉप। सिंस PX PY एंड PZ आर कैसा? बोलो बोलो, PX PY PZ आर परपेंडिकुलर। कोई पूछ मत लेना कि सर ये क्या लिखे हैं, कनपट्टा उड़ा देंगे मार के बेटा। परपेंडिकुलर। therefore their bond angle should be, बोलो बोलो, their bond angle should be कितना? बोल दे मेरा लल्ला, बोल दे, should be 90 डिग्री। बट बोलना, but in actual practice मतलब हकीकत में कितना है? but in actual practice all कितने एंगल? all कितने एंगल? 6 एंगल्स ऑफ किसके? आर ऑफ कै डिग्री? 109 डिग्री एंड 28 मिनट। समझे नहीं समझे? कहता है कि हकीकत में होना कितना चाहिए था, हो गया कितना? once again our expectation and reality are different। तो once again हमको ऐसा लगता है कि या तो हम गड़बड़ सोच गए या नहीं। तो गड़बड़ तो नहीं सोच रहे हैं, इसका मतलब है कि हमको कुछ क्या करना होगा? सीखना पड़ेगा, है ना। इसीलिए इन्हीं चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए कॉन्सेप्ट आया किसका? हाइब्रिड। लिख लीजिए, यहां तक लिखिए। once again reality is different than our expected value। ऐसे लिख देते हैं, आर एक्सपेक्टेशन। सही है बच्चा लोग? एक बार फिर से, जो हकीकत है वो अलग है किससे? हमारी उम्मीद से। जो हमने उम्मीद लगाई है वो एक बार फिर से उम्मीद को निराशा मिली है। इसी निराशा का नहीं समाधान ढूंढेंगे हम लोग किसके माध्यम से? हाइब्रिडाइजेशन से। Therefore we can say that
to explain, therefore to explain abnormality found in bond length bond strength and bond angle, we have to learn some new concept. सुनना, एक बार सुनना, गौर से सुनना बच्चा लोग, एक बार फिर से। यहाँ तक तो बोल ही चुके कि हमारी जो हकीकत है वो अलग है हमारी उम्मीद से, इसीलिए अगर एक्सप्लेन करना है किसको, जो एब्नॉर्मलिटी दिखती है किस में, बॉन्ड लेंथ में, बॉन्ड या बॉन्ड, हमको वी हैव टू सीखना पड़ेगा। क्या सीखना पड़ेगा? और यही न्यू कॉन्सेप्ट जो है वही है क्या? यही जो न्यू कॉन्सेप्ट है ये सीखना पड़ेगा, यही नया कॉन्सेप्ट है क्या? यानी हाइब्रिडाइजेशन क्यों पढ़ना है, समझ में आ गया क्या? बोलो बोलो, हाइब्रिडाइजेशन क्यों पढ़ना है बच्चा लोग? अगर नहीं पढ़ेंगे तो ये पता नहीं चलेगा ऐसा कैसे हो गया, होना तो ऐसा चाहिए था, ऐसा कैसे हो गया। यही ऐसा कैसे हो गया का जवाब देगा कौन? सही है, पहले सवाल का जवाब यही है। अब दूसरे सवाल का जवाब कि व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन। सही है ना? ऊपर का 2 लाइन मिटाएं। अकॉर्डिंग टू, क्या लिखा हुआ है? अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन, बस यहीं पे लिख के छोड़ देंगे। यहीं पे लिख के क्या करेंगे? ये तो इतना तक तो सिर्फ ये बताया कि काहे पढ़ना है, लेकिन मिथेनमा का चारों बॉन्ड एक जैसा हो गया, ये कहाँ अभी बताए? चारों एंगल एक जैसा हो गया, मतलब मुंह से समझाए तो है लेकिन लिखे नहीं ना है अभी। तो अब अकॉर्डिंग टू, अब इसके आगे लिखेंगे कोची कि जो अलग अलग एटॉमिक ऑर्बिटल है क्या कर देता है? मिक्स करने के बाद एक जैसा ऑर्बिटल बनाता है। जो एक जैसा ऑर्बिटल है वही बॉन्ड बनाएगा, इसीलिए सब बॉन्ड का लंबाई चौड़ाई, और उसके बाद सारा एक दूसरे को रिपेल करता है। क्या करता है? सारा एक दूसरे को रिपेल करके क्या बनाता है? ऐसा शेप जहां नेट रिपल्सन। तो जब 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल रिपेल करते हैं तो वहां पे सारे एंगल 109 डिग्री 28 मिनट के होते हैं, और जो शेप बनता है उस शेप को बोलते हैं टेट्राहेड्रल। क्या बोलते हैं उसको?